नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत नवी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और नवी यूनिट के अंतर्गत जो आपका लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस का अध्ययन करना है, तो वह टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स होता क्या है? तो दोस्तों सोचिए, जब ई कॉमर्स नहीं था, मतलब ये जो इंटरनेट का समय नहीं था, पहले आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी और मान लीजिए वो चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, किराने का सामान भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, तो उनको खरीदने के लिए आप पैसे जेब में रख के मार्केट की ओर चल पड़ते थे। मार्केट में जाने के बाद आप विभिन्न विभिन्न दुकानों पर जाते थे, चीज़ों को देखते थे, फिर उन चीज़ों को पसंद करते थे। पसंद करने के बाद फिर दुकानदार से बार्गेनिंग करते थे कि भाई ये चीज़ इतने की है कि कितने की है। फिर बार्गेनिंग में यदि पड़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर दूसरी दुकान पर जाते थे। तो इस तरीके से क्या करते थे, आप सामानों की खरीदारी करते थे। दुकानदार भी क्या करता था, होलसेलर से सामान लेके आता था, एक दुकान खोलता था, उसके लिए किराया देता था और सारे सामान को एक जगह रख के और फिर इंतजार करता था कि कोई ग्राहक आएगा, उसको हम मनाएंगे और सामान दे देंगे। तो पहले जो व्यापार है वह ऑफलाइन तरीके से होता था और इस तरीके से संचालित होता था, जिसमें कभी जो दुकानदार है उसको घाटा हो जाता था तो कभी कंज्यूमर को घाटा हो जाता था। दूसरा, जो क्वालिटी है वो भी समझ में नहीं आती थी, समय का भी बहुत नुकसान होता था। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट से पूरे दुनिया को जोड़ा, तो उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का भी विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सीधा साधा अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर के माध्यम से व्यवसाय करना या चीज़ों का लेन देन करना। अब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो होता है प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। आप घर बैठे अपने ही मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन सारी चीज़ों की लिस्ट देख सकते हैं। उन जो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के बाजू में ही क्या लिखा होता है, उनका प्राइस लिखा होता है, उनका ऑफर लिखा होता है कि भाई कितने प्राइस का है, कितना % ऑफर है इस पे, और उनमें क्या क्या विशेषताएं वो भी चीज़ें वहां पर दी होती हैं। साथ ही साथ अब आपको वो चीज़ें लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो चीज़ें स्वतः ही किन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से आपके घर तक आ जाती हैं, जिससे आपके समय की और पैसों की दोनों की बचत हो जाती है। जब भी सामानों पर ऑफर होता है आप घर बैठ के उन सामानों को खरीद लेते हैं। साथ ही साथ दुकानदारों को भी ये फायदा हो जाता है कि उनको अब बीच मार्केट में दुकान लेने की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी कोने में जाकर दुकान खोल लेते हैं, वहां पर सामान को स्टोर कर देते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से ग्राहक के घर तक वह सामान पहुंचाकर पैसा कमा सकते हैं। तो समझ में आया ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर आप किसी भी व्यवसाय को संचालित करना। वो क्या कहलाता है? आपका ई कॉमर्स कहलाता है। कोई भी लेन देन करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स की विकास की बात करें कि ई कॉमर्स का प्रारंभ कब से हुआ, तो इसकी शुरुआत होती है 1979 से। कौन करता है? माइकल एल्ड्रिच करते हैं। इसीलिए माइकल एल्ड्रिच को विश्व में ई कॉमर्स के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो माइकल एल्ड्रिच हैं वह इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शॉपिंग का आविष्कार करते हैं। कौन? माइकल एल्ड्रिच। कब करते हैं? 1979 में करते हैं। उसके बाद 1981 में 1981 में इंग्लैंड में पहला बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम चालू हुआ। बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए क्या करती है? प्रोडक्ट को सेल करती है, प्रोडक्ट को देती है। अर्थात एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट दे या उससे प्रोडक्ट ले, वो क्या कहलाता है? बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम कहलाता है। फिर 1998 में पेपाल को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया। पेपाल के माध्यम से लोग ऑनलाइन रूप में अब पेमेंट करने लगे थे। किसी भी चीज को पैसा यदि देना होता था तो वह ऑनलाइन कर सकते थे। किसके माध्यम से? पेपाल के। और ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1998 से हुई थी। इसके बाद 1999 में Alibaba.com, जो कि एक चाइना की कंपनी है, इसकी शुरुआत हुई। और यह जो कंपनी है Alibaba.com, ये क्या करती है? ये थोक विक्रेता का काम करती है। अतः बहुत बड़े जो उपभोक्ता होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर जो थोक में माल खरीदते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट को सेल करती थी। 2009 में ऑनलाइन स्टोर फ्रंट प्लेटफॉर्म बिग कॉमर्स की शुरुआत हुई। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए बिग कॉमर्स की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई? 2009 से हुई। 2011 में गूगल वॉलेट आया और अब लोग घर बैठे ही क्या करने लगे? पेमेंट को बढ़ाने लगे। लोग कैशलेस होने लगे, अब कैशलेस सिस्टम पर विश्वास करने लगे और गूगल वॉलेट के माध्यम से अब खाते से सीधा पैसा ट्रांसफर करने लगे। 2017 में इंस्टाग्राम
शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत की गई और 2020 में जियो मार्ट आया और जियो मार्ट के आने से ही जो किराने का सामान होता था वह ऑनलाइन रूप में अब आप सभी को उपलब्ध होने लगा। तो इस तरीके से जो ई कॉमर्स है उसका विकास चरणबद्ध तरीके से होता गया। बात कर लेते हैं ई कॉमर्स में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी की, कौन कौन सी तकनीकें ई कॉमर्स में प्रयुक्त होती हैं। जैसे एक होती है ईडीआई। ईडीआई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यह एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आप वार्तालाप कर सकते हैं। इसका प्रयोग बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में, B2B क्या कहलाता है? बिजनेस टू बिजनेस, अर्थात एक कंपनी से दूसरे कंपनी में यदि आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है? ईडीआई के माध्यम से होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इसे कहा जाता है EBB। आपको यहां से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि बताइए ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है। अब यहां पर आ जाएगा कि ईडीआई में ई का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक है, डी का अर्थ डाटा है और आई का अर्थ क्या है? इंटरचेंज है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ईबीबी में ई का अर्थ क्या है, तो ई तो जहां भी उपयुक्त हो उसका अर्थ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ही होगा। फिर यहां पर बी का होता है बुलेटिन और बी का अर्थ होता है बोर्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह भी क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फर्म भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फर्म भी कहा जाता है। भी पूछा जाता है कि बताइए ईबीबी को क्या कहा जाता है, तो इसे मैसेज बोर्ड भी कहा जाता है और कंप्यूटर फर्म भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किसमें होता है? एजुकेशनल क्षेत्र में भी होता है, साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि Quora.com, यह है छोटे बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन के रूप में काम में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? EBB। बात कर लेते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऐसे ही आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा। यहां पर पूछा जाएगा कि बताइए EFT में ई का फुल फॉर्म क्या है, तो ई को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। एक बार MBPSC में 2009 में एग्जाम पूछा गया था। एग्जाम में यहां से जो ई कॉमर्स यहां से यह सही प्रश्न आया था, पूछ लिया गया था कि बताइए, जैसे कोई भी मैं उदाहरण के तौर पे ले लूं कि EFT में ई का मतलब क्या है, वहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, इंटरचेंज या इलेक्ट्रिक और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। एफ का अर्थ क्या होता है? फंड। और टी का अर्थ होता है ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT, यह क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, सीधी बात है, जहां से फंड ट्रांसफर हो रहा है। और फंड ट्रांसफर कहां से होता है? तो बैंकिंग से होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली है। इसके लिए प्रयुक्त माध्यम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, मोबाइल वॉलेट होता है और पॉइंट ऑफ सेल होता है। इसके साथ ही ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी इसके द्वारा अपनाई जाती है। प्रश्न सीधा बन जाता है कि बताइए EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। EFT क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है जिसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो क्रेडिट कार्ड भी आता है, डेबिट कार्ड भी आता है, इसमें मोबाइल वॉलेट भी आता है, पॉइंट ऑफ सेल भी आता है, साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस भी आता है, अर्थात बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर भी आता है। तो क्लियर हुआ कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, पॉइंट ऑफ सेल और ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? EFT के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की विशेषताएं क्या हैं या फिर इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप क्या करते थे? कोई भी चीज यदि खरीदते थे तो कैश में आपको भुगतान करना होता था। तो इसमें आपको गैर नगद भुगतान करना होता है, नगद में नहीं करना होता। आप वॉलेट से सीधे ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फोन से ही अपने अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? गैर नगद भुगतान होता है। तो गैर नगद भुगतान में ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है। ई कॉमर्स के माध्यम से 24 आवर 24 घंटे और 7 दिन आपको सेवाएं उपलब्ध होती हैं। क्या होता है? ऑफलाइन मार्केट में आपके पास समय होता है कि भाई 10-11 बजे दिन में दुकान खुलेंगी और 8 या 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। उसके बाद यदि आपको कोई चीज चाहिए होती है तो वह आपको उपलब्ध नहीं होती। लेकिन ई कॉमर्स के अंतर्गत जो ऑनलाइन मार्केट होता है वह 24 आवर खुला रहता है, 24 घंटे और 7 आवर। ना संडे की छुट्टी होती है ना मंडे की छुट्टी होती है। आपको जब भी जो चीज चाहिए आप उस चीज को मंगवा सकते हैं। विज्ञापन और विपणन में इसका उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है। यदि आपको किसी चीज का प्रचार करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका प्रचार कर सकते हैं। किसी भी मार्केट पे आप उसकी ऐड भेज सकते हैं और उसका प्रचार करा सकते हैं। कोई यदि आप अपने प्रोडक्ट पर ऑफर दे रहे हैं तो वह ऑफर हर व्यक्ति तक आप पहुंचा सकते हैं। बिक्री में सुधार हेतु आप बिक्री में सुधार कर सकते हैं। व्यक्ति आप तक नहीं आ पा रहा, समस्या है, आप व्यक्ति तक पहुंच जाइए, आप प्रोडक्ट लेके उस तक पहुंच जाइए, तो इसकी सुविधा ये देता है। सूची प्रबंधन स्वचालित होने से परिणाम में तेजी आती है। अर्थात इसमें क्या होता है, सूची प्रबंधन क्या होती है, स्वचालित होती है, अपने आप ये चलती रहती हैं, जिससे क्या होती है, परिणाम में तेजी आती है। लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। संचार में सुधार होता है। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं ई कॉमर्स की विशेषताएं। बात कर लेते हैं ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र की। ई कॉमर्स कहां कहां पर कार्य करता है। तो माल का विक्रय या लीज पर लेना, किसी माल को यदि बेचना है, विक्रय करना है, माल का क्रय करना है, या फिर उसे लीज पर लेना है, कुछ समय के लिए किराए पर देना है, तो आप ई कॉमर्स के माध्यम से यह काम कर सकते हैं। बैंकिंग तकनीकी संबंधी सुविधाएं देना, आपको बैंकिंग तकनीकी संबंधी सुविधाएं देना है। मान लीजिए अब आपके पास पैसे नहीं है, आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एटीएम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ई कॉमर्स के द्वारा इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आप तो सीधे गूगल पे अकाउंट बनाइए, फोन पे अकाउंट बनाइए और डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, फंड ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसमें आपको बैंक के बार बार चक्कर काटने की भी आवश्यकता नहीं होती। मनोरंजन की सुविधाएं देना, मनोरंजन की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। जैसे कि अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं कि हॉट स्टार वगैरह जो चल रहे हैं, उसमें आपको क्या होता है, ऑनलाइन तरीके से बहुत सारे चैनल आपको इंटरनेट के माध्यम से क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। लाइसेंस आदि के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान होना, प्राप्त होना। इसमें किस चीज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, क्या हमें करना होगा, वो सारी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन के माध्यम से समझा दी जाती है। विज्ञापन की सुविधा आपको मिल जाती है। पर्यटन का विकास होता है। आप एक जगह बैठे, आपको मनाली घूमने जाना है, तो आप यहां से बैठे बैठे वहां पर होटल की बुकिंग कर सकते हैं। आप यहां से बैठे बैठे बस की बुकिंग कर सकते हैं, एरोप्लेन की बुकिंग कर सकते हैं और वहां पर जाके वहां का लुत्फ उठा सकते हैं। तो पर्यटन के विकास में भी इसकी सुविधा होती है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंडिंग में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य व्यापार मॉडल कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक का वाणिज्य व्यापार है उसका मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस किस के बीच में काम करता है। तो एक होता है B2B। B2B से मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, अर्थात कोई एक थोक दुकानदार है, वह दूसरे थोक दुकानदार के लिए कोई माल बेचता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा कि एक थोक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार के लिए क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, कंपनी मध्यवर्ती खरीदार को अपने उत्पाद बेचती है। किसे, मध्यवर्ती खरीदार को। देखिए 3 सिस्टम होता है। एक होता है बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। दूसरे होते हैं फुटकर विक्रेता, छोटे छोटे, जो इन बड़ी कंपनियों से क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। बहुत सारे होते हैं। यहां बड़ी कंपनियों से इनके पास क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। फिर होते हैं कंज्यूमर, यहां पर होते हैं लोग जो उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपने छोटे छोटे स्थान पर उपस्थित दुकानों पर जाते हैं और उन दुकानों के माध्यम से क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जब एक बड़ी कंपनी इन मध्यवर्ती कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बेचती है तो वह क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस। अर्थात क्या होता है, एक थोक दुकानदार से दूसरे दुकानदार के लिए प्रोडक्ट को देना। समझ में आया, बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। इसमें कंपनी जो मध्यवर्ती खरीदार होते हैं उनको अपना उत्पाद बेचती है, अर्थात 2 कंपनियों के मध्य किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बिजनेस टू बिजनेस व्यापार कहलाता है। फिर एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, अर्थात अब देखिए यहां पर एक बड़ी फर्म थी, हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। एक बड़ी फर्म थी, उसने एक छोटी फर्म के लिए, बहुत सारी छोटी फर्म थी, उसके लिए क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, है ना। यहां से प्रोडक्ट यहां पे गया। ये क्या थी, बड़ी फर्म थी। ये क्या थी, छोटी फर्म थी, लेकिन ये भी क्या थे, मध्यवर्ती दुकानदार थे। फिर यहां पर आते हैं बहुत सारे क्या, कंज्यूमर आते हैं। क्या आते हैं, कंज्यूमर आते हैं। अब यदि ये छोटी दुकानदार सीधे कंज्यूमर के लिए या फिर बड़ी दुकान सीधे कंज्यूमर के लिए क्या दें, प्रोडक्ट को दें, तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ध्यान रखिएगा B2C, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि B2C में C का क्या मतलब होता है। कॉमर्स होता है, कंज्यूमर होता है, कनेक्टिंग होता है या कोड होता है। तो आपको पता होना चाहिए C का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर होता है, B का मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है, 2 का मतलब से होता है कि बिजनेस से कहां तक, कंज्यूमर तक, बड़ी दुकान या फुटकर विक्रेता के द्वारा सीधे कंज्यूमर के लिए कोई भी चीज उपलब्ध हो जाना। जैसे कि फ्लिपकार्ट,
फ्लिपकार्ट क्या करती है, फ्लिपकार्ट अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट रखती है और वह कंज्यूमर को सीधे उपलब्ध करा देती है। मध्यवर्ती व्यापार की जरूरत नहीं होती है, मध्यवर्ती दुकानदार की उसके लिए जरूरत नहीं होती है। वो क्या करती है, सीधे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा देती है। कंपनी और उपभोक्ता के बीच का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार क्या कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे ई शॉपिंग हो गया, मेल ऑर्डर हो गया, ई बैंकिंग हो गया। इसके बाद होता है C2C। C2C कंज्यूमर से कंज्यूमर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मेरा कोई सामान है, अब मेरे उपयोग लायक नहीं बचा है, मुझे उसे बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी फोटो खींचूंगा और ऑनलाइन एक कोई ऐप होगा, एप्लीकेशन होगी जैसे कि OLX, उस पर मैं उसको डाल दूंगा। अब कोई और व्यक्ति होगा, उसको लगा कि यार मुझे इस चीज की जरूरत है, और मैं क्या करूंगा, वहां पर अपना पता भी लिख दूंगा कि भाई मेरा पता ये है, ये चीज मैं इतने रुपए में देना चाह रहा हूं। अब जिस व्यक्ति को वह चीज उतने में पड़ती होगी, उसको लग रहा होगा कि यार ठीक है, ये मेरे वॉलेट में है, इतने में मैं खरीद सकता हूं और ये मेरे काम की चीज है, तो वह क्या करेगा, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपसे संपर्क करेगा और वह किसी दुकानदार के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह कंज्यूमर से ही सीधे चीजों को उठा लेगा। अर्थात कंज्यूमर से कंज्यूमर में जो व्यापार होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उसे C2C बिजनेस कहा जाता है। और ये कहां पर, OLX पे होता है। फिर होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, अर्थात किसी व्यक्ति से किसके द्वारा खरीद लेना, कंपनी के द्वारा उस चीज को खरीद लेना, वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर से बिजनेस। उदाहरण के तौर पर कंज्यूमर से बिजनेस फ्लिपकार्ट भी आता है। मान लीजिए आपने कोई चीज का निर्माण किया, आपके पास वो चीज है और फ्लिपकार्ट को वो चीज चाहिए, तो वो आपके पास से चीज उठा लेगा और फिर बाद में वह कंज्यूमर को वो चीजें दे भी देगा। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर से बिजनेस। उसी तरीके से बिजनेस टू जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसी तरीके से गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसी तरीके से गवर्नमेंट से सिटीजन। जहां जहां पर एक गवर्नमेंट शब्द आपको मिलेगा, समझ लेना वहां पर किसका काम आ जाएगा, उसका वहां पर आ जाएगा ई गवर्नमेंट। किसका काम आ जाएगा, ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस। वहां पर ई गवर्नेंस काम करता है। क्या करता है, ई गवर्नेंस काम करता है। अर्थात सरकार के द्वारा या तो कंपनी को कोई सेवा दे दी जाएगी, सरकार के द्वारा या तो कंज्यूमर को कोई सेवा दे दी जाएगी, या फिर किसी व्यापारी द्वारा सरकार को कोई सेवा दे दी जाएगी। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करने वाले हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, इंटरनेट के उपयोग के उपयोग के अंतर्गत कौन आता है, ई कॉमर्स आता है, और ई कॉमर्स के अंदर ही क्या आता है, ई गवर्नमेंट आता है। ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, ऐसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन टू कंज्यूमर। यहां पर ध्यान रखने वाली एक बात है कि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है और कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, लेकिन आपको कहीं भी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन या कंज्यूमर टू गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का भाग नहीं है, और आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। कौन कौन से, एक तो मिल जाएगा कंज्यूमर टू गवर्नमेंट और एक मिल जाएगा कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों ही इसके भाग नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म। तो दो प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, जहां पर स्टोर का काम होता है, और एक होते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जहां पर पूरा का पूरा मार्केट बना दिया जाता है एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के अंतर्गत यह ऑनलाइन स्टोर बनाने का सबसे सीधा और आसान तरीका होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि मैग्नेटो आता है, डिमांड वेयर आता है, ओरेकल कॉमर्स आता है, सिपिफाई आता है, वो कॉमर्स आता है, विग कॉमर्स आता है, ड्रॉपल कॉमर्स आता है, इंस्टा मोजो आता है और रोपर पे आता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, जिसके अंतर्गत कोई एक दुकान होती है और वह उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने का काम करती है। एक होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अर्थात पूरे मार्केट का विकास एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि फ्लिपकार्ट को आप देख सकते हैं, आपको खाने के लिए शक्कर चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए तेल चाहिए, चलाने के लिए गाड़ी चाहिए, या फिर कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिल जाती है। चाहे आप फ्लिपकार्ट को देख लें, अमेजन को देख लें, आपको यदि कपड़ों से फैशन नगरी में जाना है तो आप मिंत्रा को देख लें। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या आता है, फ्लिपकार्ट आ जाएगा, अमेजन आ जाएगा, ईवे आ जाएगा, इट्सी आ जाएगा, अलीबाबा आ जाएगा, इंडिया मार्ट आ जाएगा,
फीवर आ जाएगा, स्नैपडील आ जाएगा, मिंत्रा, जियो मार्ट और नेटमेड आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या है, जो मुख्य जिनसे कि पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है उनको आपके सामने डील किया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मैग्नेटो क्या है, सबसे सरल और लोकप्रिय ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। क्या है, सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। डिमांडवेयर क्या है, क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये भी सॉल्यूशन आपको प्रदान करता है, कोई भी चीज की आपको दिक्कत आती है तो कौन, डिमांडवेयर। ऑरेकल कॉमर्स क्या होता है, तो यह बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कॉमर्स कंज्यूमर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो कौन है ये, ऑरेकल कॉमर्स। एक होता है शॉपिफाई, एक होता है वो कॉमर्स। यह ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल जो वर्डप्रेस साइट को ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए आवश्यक फीचर उपलब्ध कराता है। कंपनी है जो उसको ऑनलाइन बदलने के लिए आवश्यक जिन जिन फीचरों की आवश्यकता पड़ती है वह यह उपलब्ध कराती है। बिग कॉमर्स क्या होती है, यह बिजनेस टू बिजनेस के लिए एक ब्लॉग या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिंग सुविधा प्रदान करता है। किस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिंग की। आप कोई भी बिजनेस टू बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसे बेच सकते हैं। तो यह सुविधा कौन प्रदान कराता है, बिग कॉमर्स कराता है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की डिटेल में कि कौन कौन से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट। ये क्या है, फ्लिपकार्ट है, ई नहीं है, एफ है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्लिपकार्ट कहां की कंपनी है, तो भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। और किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो बंसल ग्रुप, याद कर लीजिए, जिसमें सचिन बंसल और मिनी बंसल आते हैं। तो ये ध्यान कर लेना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ई कॉमर्स जो है चैप्टर थोड़ा सा छोटा है और प्रश्न या तो बहुत टफ बन जाते हैं कि आपको जमाने के लिए दे दिया जाता है, जैसे कि पिछले एग्जाम में दे दिया गया था। तो ई कॉमर्स से जो प्रश्न आते हैं या तो वो आपसे बन जाएंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ना ही किताबों में किसी में वह मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पुराने सालों के पेपर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उनमें ई कॉमर्स से जितने प्रश्न पूछे गए आप वो लगा सकते हैं। लेकिन आयोग को यदि टफ पूछना है तो वो फिर कहीं से भी पूछ सकता है। आपको यदि ई कॉमर्स से क्वेश्चन सही करना है जो सभी से सही होते हैं तो आप कहां से करेंगे, ऑनलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं ई कॉमर्स इससे करेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी किताबें हैं उन सभी का निचोड़ है। उसके अलावा जो भी ऑनलाइन चीजें होती हैं उन सभी का निचोड़ है। और जो आपसे चीज पूछी जानी है, यदि सरल शब्दों की बात कहें तो वो आपसे यहां से बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने हैं। तो क्वेश्चन यदि आएगा इजी वे में तो आपसे बन जाएगा, और टफ वे में आएगा तो वो फिर किसी से नहीं बनने वाला। और ये क्या होती है, एक राज की बात होती है कि आपको तैयारी वहां तक करनी है जहां सबसे सही होता है। समझने की बात है कि आपको वह क्वेश्चन सही करके आना है जो सब सही कर रहे हैं। यदि आपने वह क्वेश्चन गलत कर दिए जो सब सही कर रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है जो आपको आता है, वो नहीं पढ़ना जो आपको कहीं नहीं मिल रहा, उसके पीछे भागना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सरल चीजों को गलत नहीं करना है। जितना भी सिलेबस में आपका टॉपिक वाइज दिया हुआ है सभी सिलेबस को कवर करने का प्रयास करना है, और उसकी जो सतही चीजें हैं उनको भी पढ़ने का प्रयास करना है। वहां से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्लिपकार्ट जो है कहां की कंपनी है तो ये सबको पता होगा, और यदि आपको नहीं पता तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कहां की कंपनी है, तो भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो सचिन बंसल और मिनी बंसल के द्वारा की गई थी। 9 मई 2018 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है पीएससी के हिसाब से। 9 मई 2018 को अमेरिका की कंपनी जो वॉलमार्ट है इसकी 77% हिस्सेदारी को खरीद ली है और इसका अधिग्रहण कर लिया है। इसके द्वारा पहल समर्थ को लॉन्च किया गया था। एक एप्लीकेशन थी पहल समर्थ, उसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिंत्रा भी कहां की कंपनी है, भारत की कंपनी है। और कैसी है,
फैशन ई कॉमर्स कंपनी है, फैशन के लिए आप क्लॉथ है, फुटवियर है, जो भी है, जो फैशन वाली चीजें होती हैं वह कहां पर क्वालिटी युक्त चीजें मिंत्रा पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना भी फ्लिपकार्ट के साथ 2007 में की गई थी। लेकिन मिंत्रा का 2014 में फ्लिपकार्ट के द्वारा क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। और अब फ्लिपकार्ट का किसके द्वारा कर लिया गया, 18 में वॉलमार्ट के द्वारा कर लिया गया। तो अब मिंत्रा और फ्लिपकार्ट किसके अंतर्गत आ जाती हैं, अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी के अंतर्गत आ जाती हैं। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट भी क्या है, भारतीय कंपनी है, नाम से ही समझ में आता है। स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, दिनेश और ब्रजेश अग्रवाल। फ्लिपकार्ट की बंसल ग्रुप ने की थी और यहां पर अग्रवाल ग्रुप ने की है। कौन कौन है, दिनेश और ब्रजेश अग्रवाल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वह क्या है, इसका मुख्यालय है। यह है आईपीओ लाने वाली भारत की प्रथम बिजनेस टू बिजनेस क्या है, कंपनी है। ध्यान रख लीजिएगा कौन सी है आईपीओ लाने वाली भारत की पहली कंपनी, इंडिया मार्ट। मुख्यालय कहां है, नोएडा यूपी में। स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और इसके स्थापनकर्ता कौन है या इसके संस्थापक कौन है, तो अग्रवाल ग्रुप है, जिसके अंतर्गत दिनेश और ब्रजेश जी आते हैं। जियो मार्ट, यदि आपको किराने का कोई सामान खरीदना है तो आप किस प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे, जियो मार्ट से खरीदेंगे। इसकी स्थापना 2020 में रिलायंस एवं वॉलमार्ट कंपनी के सहयोग से हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉलमार्ट कहां की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। जियो कहां की कंपनी है, तो भारत की कंपनी है। दोनों कंपनियों के सहयोग से जियो मार्ट की स्थापना 2020 में की गई। यह किराना सामान हेतु ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी है। वॉशिंगटन स्थित, वॉशिंगटन डीसी कहां पर है, अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट प्लेसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा है, अमेज़न है। ध्यान रख लीजिएगा। यदि भारत का पूछे कि भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट। और यदि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी पूछी जाए तो कौन सी है, अमेज़न है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी। कब की गई थी, 5 जुलाई 1994 को। किसके द्वारा की गई थी, जेफ बेजोस के द्वारा। किसके द्वारा, जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्ट्रीमिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र में भी कार्य करता है। किस किस में काम करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में भी कार्य करता है, स्ट्रीमिंग में करता है और क्लाउडिंग में भी करता है और कंप्यूटर क्षेत्र में भी यह कार्य करता है। इसके द्वारा प्रोजेक्ट जीरो चलाया गया था। क्या चलाया गया था, प्रोजेक्ट जीरो। एक है ईवे। ईवे की स्थापना 3 सितंबर 1995 को पियरे मुराद और अमित यार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अमित यार के द्वारा की गई थी। यह कंज्यूमर टू कंज्यूमर पर आधारित है, जो नए और पुराने सामान के लिए मार्केट उपलब्ध कराती है। जिस तरीके से OLX है ना, उसी तरीके से ईबे है। ईबे भी क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर काम करती है और किसी को पुराना सामान बेचना है या नया सामान खरीदना है या बेचना है तो वह ईबे के द्वारा खरीद सकता है। एक है इट्सी, यह अमेरिकन कंपनी है और यह है हैंडमेड और दुर्लभ। हैंडमेड मतलब जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं होती हैं और दुर्लभ वस्तुएं जो कहीं पर ना मिल रही हो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए आज 25 पैसे का सिक्का लेके दिखाओ, तो लाके दिखाओ, तो किसी के पास नहीं है। 10 पैसे का सिक्का नहीं किसी के पास, क्यों, ये खत्म हो चुकी हैं, दुर्लभ चीजें हैं। तो वह दुर्लभ चीजें कहां पर उपलब्ध हो जाती हैं, इट्सी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसकी स्थापना 18 जून 2005 को की गई थी। एक है अलीबाबा, जो कि चीन की सबसे बड़ी क्या है, कंपनी है। और कैसी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 में जैक मा के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है अलीबाबा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस देश की कंपनी है और कौन सी कंपनी है, तो ई कॉमर्स कंपनी है। जैक मा के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 4 अप्रैल 1999 को की गई थी। यह चीनी कॉमर्स कंपनी है जो थोक विक्रेताओं, निर्माताओं, सप्लायर्स, आयातकों एवं निर्यातकों के लिए मार्केट प्लेसेस उपलब्ध कराती है। अर्थात जो थोक विक्रेता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, सबके लिए क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। एक है फिवर, यह है इजरायली फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस है। क्या है, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस है। कहां का है, इजरायली, आप ध्यान रखिएगा। एक है स्नैपडील। स्नैपडील की स्थापना 4 फरवरी 2010 को की गई थी। कब की गई थी, 4 फरवरी 2010 को। यह दैनिक उपयोग की वस्तुओं का
ऑनलाइन विक्रय करती है। किसका? जो दैनिक उपयोग के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसकी ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध कौन कराता है? स्नैपडील कराता है। नेटमैप, नेटमेड जो होता है यह एक फार्मेसी प्लेटफॉर्म है। क्या? फार्मेसी, अर्थात जो दवाइयां होती हैं आपको मेडिकल पर ना जाके ऑनलाइन किसके माध्यम से आपको उपलब्ध होती हैं? तो नेटमेड के द्वारा उपलब्ध होती हैं। एक होता है फैबमार्ट। फैबमार्ट की स्थापना 1999 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन है? के बैठेश्वरन है। कौन है? के बैठेश्वरन। और भारत में यदि ई कॉमर्स के संस्थापक की बात करें तो कौन है? बैठेश्वरन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है। कौन सी है? फैबमार्ट है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो फ्लिपकार्ट है। विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो अमेजन है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। पेपॉल इंडिया, तो यह वन टच कार्यक्रम चालू करने वाली क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में ई कॉमर्स। तो ये तो क्या दिखा हमने? पूरे विश्व में देखा कि ई कॉमर्स का विकास कैसे हुआ और भारत में प्रमुख कौन थे। तो भारत सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर किए गए लेन देन को मान्यता प्रदान की है। पहले इसको मान्यता प्रदान नहीं थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम भारत सरकार के द्वारा जो सूचना तकनीकी अधिनियम है 2000, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा ऑनलाइन खरीदी के लिए मान्यता प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के द्वारा की गई थी। तो इसके द्वारा क्या दे दी गई? अब मान्यता दे दी गई। और भारत में जो ई कॉमर्स है, हमने विश्व में देखा था तो बहुत सारे रूप थे। उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर टू बिजनेस था और बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसे ही बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस तरीके से था। लेकिन भारत में जो है वह इतने सारे प्रकार ना होकर सिर्फ दो प्रकार ही विद्यमान हैं। एक है बिजनेस टू बिजनेस और एक है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके बाद गवर्नमेंट वाले तो हैं, लेकिन वो किसके अंतर्गत आते हैं? ई गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस, अर्थात एक बड़ी फर्म के द्वारा छोटी फर्मों को क्या दे देना? माल दे देना। दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर, अर्थात यदि आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप उन चीजों को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बदल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं वह विदेशी कंपनियां हैं, जैसे कि OLX हो गई। ठीक है, तो ये कंपनियां कंज्यूमर टू कंज्यूमर की सुविधा तो देती हैं, लेकिन यह भारतीय कंपनी नहीं है। भारतीय कंपनियों में अभी क्या है? बिजनेस टू बिजनेस कंपनियां भी हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनियां भी हैं। तो इसमें क्या है? दो प्रकार की कंपनियां काम करती हैं। तो दोस्तों, ई कॉमर्स के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट रह जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका और ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जितना सतही लेवल पे है और थोड़ा सा डीप में जाकर भी यदि ई कॉमर्स से प्रश्न बनता है तो आप इतना पढ़ लीजिए, इतने से आपसे प्रश्न बन जाएंगे। मार्केट में जो भी किताबें उपलब्ध हैं इसके अलावा आपको और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजें अनर्गल चीजें आपको प्रोवाइड कर देती हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास समय बहुत कम है, तो उस समय का सदुपयोग करके कम से कम में ज्यादा लाने का प्रयास कीजिए। इसके साथ मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आपकी 9वीं यूनिट है, जो आपकी 7वीं यूनिट है, जो आपकी 10वीं यूनिट है और जो आपकी 8वीं यूनिट है, तो इनमें जितने से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगा सकें आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। उससे आपके क्वेश्चन ज्यादा होने की संभावना बन जाएगी। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसका नाम है ई गवर्नेंस, और उस टॉपिक के अंतर्गत हम ई गवर्नेंस की सारे पहलुओं का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।